गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखा था कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। आज हम देखते हैं कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसे होता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर के बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि पादप जो है प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करते हैं। क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन भी चाहिए और हमारे प्रकृति में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा नाइट्रोजन गैस के रूप में है। इसमें कुछ पादप जो है अपनी जड़ों के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, इसमें कुछ जीवाणु भी सहयोग करते हैं। अब आगे है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषण किस प्रकार करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी जिस पर ये रहते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। यानी वैसे पादप जो दूसरे पादप से अपना पोषक तत्व ले रहे हैं वे परजीवी कहलाते हैं। क्या हम अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, क्या सभी जंतु परजीवी है? नहीं। परजीवी में क्या है कि केवल जो जीव आश्रित रहते हैं वो बस उससे अपना लाभ लेते हैं, बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं, जोक जैसे जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि ये दूसरे जीव पर आश्रित हैं और उसे नुकसान पहुंचाते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं?
कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसके पत्ती का रूपांतरण भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है, देख रहे हैं ना। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेंड्यू कीटभक्षी पादपों के दो उदाहरण हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना। घटपर्णी फीचर पादप एक घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। आप इसका चित्र अपने नोटबुक में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? हाँ, उनको मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते, इसलिए वे कीटों को भक्षण करते हैं। अब है मृत जीवी। आपने बाजार में मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। देख रहे हैं ना मशरूम के चित्र। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषक विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करता है, मृत जीवी पोषण कहलाता है। फिर से इसको देखिए कि इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक, जिसे फंजाई कहते हैं, आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जो फफूंद उगते हैं ना, उसी को बोलते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। जहाँ नमी ज़्यादा होती है, उष्णता ज़्यादा होती है, वहाँ भी ये उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों के वृद्धि कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। आप अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान की चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप रोटी बना के कहीं छोड़ दो, देखो उस पर कितना फफूंद आ जाता है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब ये किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तु को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? आगे है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जीवों का ऐसा संबंध जिसमें
एक दूसरे की मदद करते हैं उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध विशेष का महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है, इस तरह से सहजीवी संबंध का सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन है, जिसमें कि शैवाल और कवक मिलकर के एक दूसरे को मदद करते हैं। अब है आगे, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। क्या आपने किसान को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? आप जानते हैं कि वे उन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। जब कोई पौधा लगातार खनिज तत्व अवशोषित करेगा तो उसमें क्या होगा? पोषक तत्वों की मात्रा लगातार कम होते जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। ठीक है ना? पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, ठीक है, कौन से जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उसमें भी सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसान के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही है कि दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कुछ कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने पोषण के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया जा सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम पोषी है? इस तरह से आपका जो है चैप्टर है पादपों में पोषण खत्म होता है। अब आपको इसमें कुछ पारिभाषिक शब्दावली है, जैसे परजीवी किसे कहते हैं, मृतजीवी किसे कहते हैं। उसके बाद में आपने देखा था कि सहजीवी क्या है। इस तरह से इनके उत्तर लिखेंगे और आपने क्या सीखा यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। इसको जो है आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो अभ्यास प्रश्न है इसको हम अगले दिन कराएंगे, ठीक है बच्चों।